नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो है अफगानिस्तान और तालिबान के बारे में। अमेरिका के स्वार्थ ने दुनिया को एक बार नहीं कई बार बड़ी मुश्किल में डाला है। वियतनाम, कोरिया की कहानी का सिलसिला अब इराक और अफगानिस्तान तक आ गया है। 4 महीने में 22,000 हमले और 24,000 तालिबानी आतंकी मारे जाने के आंकड़े उसी अफगानिस्तान के हैं जहां कुछ महीने पहले तक हालात एकदम सामान्य थे। लेकिन अमेरिका के 31 अगस्त तक फौज वापसी के ऐलान ने यहां रातों रात हालात बदल दिए। हम आपको अफगानिस्तान की पूरी कहानी बताएं, तालिबान से एशिया, भारत और दुनिया को खतरे का ब्यौरा दें, उससे पहले कुछ ताज़ा बातें आपको जानना ज़रूरी है। दरअसल अमेरिका ने जब से ऐलान किया उसके बाद से ही तालिबान की आंखों की चमक बढ़ गई। उसने हमले शुरू किए, कब्जे का खेल शुरू किया। ज़्यादातर इलाकों में कब्जे का दावा है। कंधार की भी उसने घेराबंदी कर दी। पिछले दिनों तो उसने पाकिस्तान से सटे स्पिन बोल्डाक इलाके को जद में लेने की कोशिश की। ये वही इलाका है जहां भारतीय फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी की बर्बर हत्या कर दी गई थी। ये सब इतना आसान नहीं, लेकिन उसे मदद मिल रही है पाकिस्तान से, जिसके पीएम इमरान खान कहते हैं तालिबान कोई सैन्य संगठन नहीं, सामान्य नागरिक है। ऐसा वो जैश ए मोहम्मद और लश्कर को लेकर भी कह दे तो कोई आश्चर्य नहीं, जिसके आतंकी तालिबान के साथ अब हमले कर रहे हैं। इधर जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत में दौरा करके अफगानिस्तान के कल को लेकर बात कर रहे तो चीन तालिबान के नेताओं को दावत देकर अपनी गोटी सेट कर रहा। यानी पूरी दुनिया की नज़र अब अफगानिस्तान के हालात पर है। भारत ने वहां सड़कें, स्कूल, संसद भवन निर्माण जैसी कई योजनाओं पर पानी बहाया, पर ये सोचकर कि वहां ऑल इज वेल रहा तो भारत की सीमा से घुसपैठ, चीन की बढ़ती धमक को भी कंट्रोल किया जा सकेगा। लेकिन अमेरिका ने ऐसा रायता फैलाया कि आने वाले दिन में किस किस के दांत खट्टे होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। तो चलिए आपको समझाते हैं अमेरिका की अफगान जलेबी, तालिबान की कहानी को, और अब आगे क्या होने जा रहा है ये भी। अफगानिस्तान का पूरा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की आबादी 4 करोड़ है और इसका क्षेत्रफल 6,52,230 वर्ग किलोमीटर है। अफगानिस्तान में सरकार के प्रमुख अशरफ गनी हैं। गनी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं। वहीं देश में कई कबीलों का भी वर्चस्व माना जाता है। अफगानिस्तान में पश्तून कबीले के लोग 42% हैं, तो वहीं ताजिक कबीले के लोग 27% है। अफगानिस्तान के लोग अफगान के नाम से जाने जाते हैं और अफगानिस्तान की मुद्रा को अफगानी कहा जाता है। बहुत से लोग अक्सर इन दो नामों के बीच परेशान हो जाते हैं। एक और दिलचस्प बात अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है वो ये कि पिछले दशक में अफगानिस्तान किसी भी दूसरे देश की तुलना में सर्वाधिक खबरों में था। अब बात तालिबान की, जिसके आतंक ने अफगानिस्तान को खून के आंसू रुलाए, जिसके आतंकियों ने दुनिया भर में दहशत फैलाई और जिसके खात्मे के लिए दुनिया के कई मुल्कों ने ताकत लगाई। जिस तालिबान के खिलाफ 20 सालों तक लंबी लड़ाई चली और जिसके खत्म हो जाने का दुनिया ने दावा किया था, अब वही तालिबान अपने पुराने आतंक और दहशत के साथ लौट आया है। इसकी वजह अमेरिकी और नाटो सैनिकों की घर वापसी अभियान है। 20 साल पहले साल 2001 में अमेरिकी सेना तालिबान को उखाड़ फेंकने के वादे के साथ अफगानिस्तान पहुंची थी और अब 20 साल बाद साल 2021 में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस लौट रही है। लेकिन पीछे तालिबान का वही पुराना आतंक युग छोड़ती जा रही है। बीते करीब 3 हफ्ते में तालिबान की पकड़ यहाँ मजबूत हुई है और 50% से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा तालिबान ने कर लिया है। तालिबान ने कुल 398 जिलों में करीब 200 जिलों पर कब्जा कर लिया है, जबकि 130 जिलों में तालिबान अफगानिस्तान की सेना में संघर्ष चल रहा है। ऐसे में सरकार के कब्जे में 70 से भी कम जिले बचे हैं और हालात ये है कि तालिबान तेजी से काबुल की तरफ भी बढ़ रहा है।
अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद तब के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। हमले में अल-कायदा का नाम आया था, जिसके ज्यादातर आतंकी उस वक्त अफगानिस्तान में थे, जहां तालिबान का कब्जा था। अमेरिका ने लादेन समेत अल-कायदा के आतंकियों को सौंपने की मांग की, जिसे तालिबान ने ठुकरा दिया। नतीजन अमेरिका की अगुवाई वाली नाटो गठबंधन सेनाओं ने अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया और मई 2003 तक चले संघर्ष के बाद अमेरिका ने मिलिट्री ऑपरेशन के खत्म होने और तालिबान के खात्मे का ऐलान किया। हालांकि 2003 के बाद भी अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान में ही डटी रही और तालिबान भी छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देता रहा। लेकिन जैसे ही ये बात तय हुई कि अमेरिकी सेना वापस होगी, उसने फन फैलाना शुरू कर दिया। पर कहानी बहुत पुरानी है, जिसे शुरू से समझना आपको जरूरी है। 24 दिसंबर 1999, ये तारीख सुनकर कुछ याद आया? ये वही तारीख है जिस रोज काठमांडू से नई दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को हाईजैक कर लिया गया था। हाईजैकर्स ने वो प्लेन भारत, पाकिस्तान और UAE से होता कंधार में लैंड कराया था। कंधार अफगानिस्तान के दक्षिणी हिस्से में बसा है। जिस समय की ये घटना है, तब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी। भारत सरकार उसे मान्यता नहीं देती थी, मगर प्लेन हाईजैकिंग के चलते भारत सरकार को उसी तालिबानी हुकूमत की मदद लेनी पड़ी। तालिबान ने अपहरणकर्ताओं और भारत सरकार के बीच बात कराई। कहते हैं कि इसी कोशिश के चलते हाईजैकर्स ने 36 आतंकियों को रिहा करने की अपनी डिमांड छोड़ दी थी। इसके बदले वो 3 आतंकियों की रिहाई पर सेटल हुए। भारत सरकार को हाईजैकर्स की मांगों के आगे झुकना पड़ा। भारत ने जिस 3 आतंकियों को छोड़ा, उनके नाम थे ओमर शेख, मौलाना मसूद अजहर और मुश्ताक अहमद जरगाह। इन तीनों ने आगे चलकर भारत में बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। ओमर शेख ने आगे चलकर 9/11 हमले के एक हाईजैकर की फाइनेंसिंग की। उसी ने अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या भी करा। दूसरे आतंकी मौलाना मसूद अजहर ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद बनाया और इसी संगठन ने 2001 में भारतीय संसद पर और 2016 में पठानकोट स्थित एयरफोर्स बेस पर हमला करवाया था। तीसरा आतंकी मुश्ताक अहमद जरगार आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन का कमांडर है और इसी संगठन ने मई 2019 में अनंतनाग में CRPF पर हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। तो अब बात कर लेते हैं तालिबान की, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा और ये क्लियर आपको कर दे कि तालिबान ना तो कोई प्रांत है, ना ही कोई इलाका है। ये मदरसे के छात्रों का मजहबी आंदोलन था, जिसकी शुरुआत तालिब शब्द से हुई। अफगानिस्तान में कुल 34 प्रांत हैं। इन्हीं में से एक है कंधार। ये प्रांत 17 जिलों में बटा है। इनमें से एक जिला है काकरेज। यहाँ चाह-ए-हिम्मती नाम का एक गांव है। दशकों पहले की बात है। इस गांव में एक मौलवी रहते थे, नाम था गुलाम नबी अंखूद। वो गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाते, बदले में ग्रामीण जो थोड़ी बहुत मदद देते, उसी से उनका घर चलता था। 1959 से लेकर 1962 के बीच का कोई साल रहा होगा जब मौलवी अंखूद के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया ओमर। ओमर छोटा सा था जब उसके अब्बू गुजर गए। माँ ने दूसरी शादी कर ली। ओमर के नए पिता भी मजहबी तालीम से जुड़े थे। एक और तो घर का माहौल और ऊपर से मजहबी तालीम। अपनी जवानी में दाखिल होने से पहले ही ओमर का दिमागी रुझान धर्म की तरफ मुड़ चुका था। 70 के दशक की बात है। टीनएजर ओमर गांव के मदरसे से निकलकर आगे की तालीम के लिए कंधार शहर पहुंचा। यहाँ उसकी दीनी तालीम के ही दौरान एक बड़ी घटना हुई। ये बात है 1979 की। इस बरस सोवियत संघ यानी तब के रूस ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। सोवियत से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों की एक फौज खड़ी हो गई। इस फौज में कई अलग अलग समूह थे। इन्हीं में से एक ग्रुप कंधार शहर के उन धार्मिक छात्रों का भी था जिन्हें लोग तालिब बुलाते थे।
ओमर ने भी सोवियत के खिलाफ चल रही जंग में शिरकत की। वो युद्ध में 3 बार जख्मी हुआ। ये घटना है कंधार की पश्चिमी दिशा में बसे एक गांव संगीसर की। यहाँ सोवियत सैनिकों और मुजाहिदीनों की लड़ाई चल रही थी। सोवियत सैनिकों ने ओमर और उसके साथियों पर ग्रेनेड्स फेंके। इनमें से एक ग्रेनेड से निकले छर्रे ओमर के चेहरे पर लगे और उसकी दाहिनी आंख बाहर आ गई। 1989 में सोवियत की वापसी के साथ इस युद्ध का एक पन्ना खत्म हो गया। कई मुजाहिदीन जंग के मैदान पर बने रहे और कई नॉर्मल लाइफ में लौट आए। उमर भी उन्हीं में से एक था जो संगीसर लौट आया, जहां उसने अपनी एक आंख खोई थी। अब वो यहाँ एक छोटी सी मस्जिद का इमाम बन गया। उमर की ये इमाम वाली ज़िंदगी बहुत जल्द खत्म होने वाली थी। इसकी वजह थी अफ़गानिस्तान के हालात। सोवियत जा चुका था, मगर उससे लड़ने के लिए खड़े कई मुजाहिदीन लड़ाकों ने हथियार नहीं रखे थे। वो अब अफ़गानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में वर्चस्व बनाने के लिए लड़ रहे थे। कंधार का भी यही हाल था। यहाँ भी सोवियत से युद्ध लड़ चुके कई कमांडर्स अपना इलाका बनाकर बैठ गए थे। इनके लोग आम नागरिकों पर भी जुल्म करते। इस बुरे हाल में सोवियत की लड़ाई लड़ चुके तालिब गुट को भी अपने लिए मौका दिखा। उन्होंने तय किया कि वो कंधार में हावी हो चुके गिरोहों से लड़ेंगे। इस तालिब ग्रुप को अपने लीडर की तलाश थी। इन्हें एक ऐसा शख्स चाहिए था जिसका कोई राजनीतिक लिंक ना हो। ये तलाश खत्म हुई ओमर के नाम पर। ओमर के नेतृत्व में इस संगठन ने अपना नाम रखा तालिबान। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम किस उमर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, तालिबान के पहले लीडर मुल्ला मोहम्मद उमर की बात कर रहे हैं। तालिबान का गठन हुआ 1994 के पतझड़ में। गठन के तकरीबन साथ ही साथ हुई एक स्थानीय घटना ने इस ग्रुप को अपनी पहचान बनाने का एक बड़ा मौका भी दे दिया। हुआ ये कि संगीसर शहर के पास एक महिला की किडनैपिंग हुई, उसके साथ कई बार रेप किया गया। इस अपराध के पीछे हाथ था एक स्थानीय वॉरलॉर्ड का। उमर और उसके ग्रुप ने आरोपी को पकड़ा, उसकी हत्या की और उसकी लाश को एक टैंक से लटका दिया। इस घटना ने तालिबानी लड़ाकों को अगल बगल के इलाकों में पहचान दिला दिया। इसके बाद इस संगठन ने बड़े स्तर पर भर्ती शुरू की। इनके निशाने पर थे दीनी तालीम ले रहे छात्र। उमर इन छात्रों से कहता कि इस्लाम खतरे में है। लोग शैतानियत के साथ खड़े हो गए हैं। सरे बाजार लोगों की इज्जत उतारी जा रही है। जब इस्लाम ही खतरे में है तो केवल पढ़ाई करने से क्या फायदा। इस्लाम के मुताबिक समाज बनाने के लिए इस्लाम के ही छात्रों को आगे आना होगा। ऐसे ही प्रोपेगेंडा भाषणों के सहारे उमर ने कई छात्रों का ब्रेन वॉश करके उन्हें तालिबान के साथ जोड़ लिया। उमर को लड़ने के लिए लड़ाके मिल गए थे, अब उसे ज़रूरत थी हथियारों की। तो ये हथियार कहाँ से आए? कंधार प्रांत की सीमा पर बसा एक शहर है स्पिन बुलदाग। सितंबर 1994 में मुल्ला उमर के नेतृत्व में करीब 200 तालिबानी लड़ाकों ने स्पिन बुलदाग पर कब्जा कर लिया। स्पिन बुलदाग शहर के पास कुछ पहाड़ी गुफाएं हैं। इन गुफाओं के भीतर सोवियत के ज़माने का एक बड़ा हथियार डिपो था। तालिबान ने यहाँ रखे हथियार लूट लिए और इन लूटे हुए हथियारों की मदद से तालिबान ने कंधार पर हमला किया। 1994 का साल खत्म होते होते तालिबान समूचे कंधार पर हुकूमत करने लगा। इसी कंधार में उसने अमीर उल मोमनीन की पदवी भी धारण की। अमीर उल मोमनीन का मतलब होता है इस्लाम में आस्था रखने वालों का लीडर। कंधार में मिली इस बड़ी जीत ने तालिबान के लिए आगे के रास्ते खोल दिए। वो पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी नज़र में आया। पाकिस्तानी सेना और ISI अफगानिस्तान में अपने हित साधने का जरिया खोज रही थी। उसे तालिबान में पोटेंशियल दिखा। पाकिस्तान को लगा अगर वो तालिबान की मदद करके उसे जिता दे तो अफगानिस्तान में एक फ्रेंडली गवर्नमेंट आ जाएगी। तालिबान सत्ता में आकर पाकिस्तानी हितों का ध्यान रखेगा और साथ ही भारत विरोधी उसके एजेंडे को भी सपोर्ट करेगा। इसी मंशा से पाकिस्तानी आर्मी और ISI ने तालिबान को मदद देनी शुरू कर दी और उसे पैसा दिया, हथियार दिए और इसी मदद के सहारे सितंबर 1996 में तालिबान ने काबुल को भी जीत लिया।
वो अफगानिस्तान का शासक बन गया। राजधानी काबुल सांकेतिक तौर पर भले ही इस हुकूमत की सर्वोच्च गद्दी हो, लेकिन असलियत में तालिबान का गढ़ था कंधार। यहीं तालिबान और उसके लीडर मुल्ला ओमर का जन्म हुआ। यहीं पर तालिबान को पहचान मिली, यहीं पर तालिबानी शासन को वैधता मिली। इसी कंधार ने उसके लिए अफगानिस्तान फतह के रास्ते खोले और यही वजह है कि काबुल जीतने के बाद भी ओमर कंधार में ही रहता था। यही शहर तालिबानी सत्ता का केंद्र था। अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच कई सारे युद्ध हुए। इस दौरान पाकिस्तान ने तालिबान के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर लिए थे। उसने कई तालिबानी नेताओं को अपने यहाँ पर ट्रेनिंग दी। इसी बीच 1996 के आसपास ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में आता है, जहाँ उसका तालिबान के नेताओं ने पुरजोर ढंग से स्वागत किया। ओसामा बिन लादेन के मंसूबे कुछ और थे, जिसे पूरा करने के लिए उसने तालिबान के भीतर आतंकवादियों को भर्ती करने की शुरुआत की। इसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए प्रस्ताव पारित किया, जिसका कोई खास रिजल्ट नहीं निकला। कुछ समय बाद सऊदी अरब में अमेरिकी सेना के होने के मसलों को लेकर 2001 में ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हवाई हमला कर दिया, जिसमें कई बेकसूर लोगों की जानें गई। इस घटना के बाद अमेरिका हरकत में आया और उसने तालिबान से ओसामा बिन लादेन को सौंपने के लिए कहा। अमेरिका के इस प्रस्ताव को तालिबान ने नकार दिया और इसे देखते हुए अमेरिका भड़क गया और उसने तालिबान के कई स्ट्रैटेजिक बेस पर खतरनाक हवाई हमले किए। हमले में तालिबान को काफ़ी क्षति पहुंचती है, जिसके चलते काबुल से उसका नियंत्रण पूरी तरह टूट जाता है। इस हमले के कारण तालिबान के कई नेताओं को भागकर पाकिस्तान में शरण लेनी पड़ती थी और इसके बाद लंबे समय तक अफगानिस्तान में अस्थिरता का माहौल बना रहा, जिसे देखते हुए अमेरिका अपनी सेना वहां पर तैनात करता है। अमेरिका ने वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की, तालिबान को समेटा, लेकिन अब अमेरिकी और नाटो सेना की वापसी से फिर वही हालात पैदा हो रहे हैं। ये तो पूरी कहानी अब तक की थी, लेकिन अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी के कारण और तालिबान के आने के बाद के डर को भी आपको समझना चाहिए। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग में अमेरिका और दूसरे देशों ने पूरी ताकत तो झोंकी, लेकिन इसमें उसको बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका ने उठाया, जिसने इस जंग की अगुवाई की। आंकड़े बताते हैं कि इस युद्ध में कुल 2,41,000 लोगों की मौत हुई, जिसमें 6,384 अमेरिकी सैनिक, 1,144 अन्य देशों के सैनिक और 78,314 अफगानी सैनिक शहीद हुए। यही नहीं, इस युद्ध में करीब 10 लाख अमेरिकी सैनिक दिव्यांग भी हो गए। तालिबान के खिलाफ युद्ध में 71,344 आम नागरिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें 8,000 से अधिक बच्चे और करीब 3,500 महिलाएं शामिल हैं। तालिबान के खिलाफ जंग में अमेरिका ने 167 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इस खर्चे को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि भारत के रक्षा बजट से 40 गुना अधिक अमेरिका ने आतंक के खिलाफ जंग में खर्च कर दिए। अपने सैनिकों की वापसी के साथ ही अमेरिका में लोग खुश हैं। ये अमेरिकियों की बहुत पुरानी मांग थी कि जो अब पूरी हो रही है। लेकिन अफसोस कि अफगानिस्तान के लोग अब एक बार फिर से वही जीवन जीने को मजबूर होंगे, क्योंकि तालिबानी शासन की याद उनके जहन में जिंदा है। तालिबान कट्टर इस्लामिक माहौल चाहता है। वहाँ चोरी पर सरेआम हाथ काट दिए जाते, महिलाओं को आज़ादी नहीं, लड़कियों को पढ़ाई नहीं और मॉडर्न लाइफ बस एक सपना। अफगानिस्तान के 90% इलाके में मोबाइल फ़ोन है और यहाँ मोबाइल फ़ोन सोशल स्टेटस का टॉपिक है। अफगानिस्तान में जैसे जैसे तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पड़ोसी देशों में भी अशांति का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इस जंग की वजह से अफगानिस्तान में भारतीय हितों को भी बड़ी चोट पहुंची है। जहां भारतीय अफगानिस्तान में शांति की कोशिशों में लगा है, वहीं पाकिस्तान तालिबान के जरिए अशरफ गनी सरकार का तख्तापलट करने में जुटा है। इतना ही नहीं, पर्दे के पीछे से चीन भी अफगान संकट पर नजरें गड़ाए है। यानी सबका फायदा नुकसान जुड़ा है, पर सबसे बड़ी पहेली अफगान का है, जिसके लिए देशों को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। किसी और खबर के साथ आपके बीच होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।